गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज भी आपके लिए अगला चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तीसरा चैप्टर कौन सा है? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड एम्ब्रियो। ठीक है, तो पॉलिनेशन यानी परागकण, परागण, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो पहले हम परागण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे और निषेचन के बाद भ्रूणपोष व भ्रूण का विकास। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में हम परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये भ्रूणपोष है, एम्ब्रियो सेक नहीं है ये। ठीक है, ये एंडोस्पर्म है, यहां पर आएगा एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। एंडोस्पर्म। ठीक है, भ्रूणपोष अलग था और यह है भ्रूणपोष। आगे बताऊंगा ये क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे परागण। किसकी बात करेंगे? परागण। एक तो परागकण है जो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, परागकण तो क्या है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। यह है परागण, पोलिनेशन। वो होता है पोलन ग्रेन। ठीक है, तो देखो परागण किसको बोलेंगे? परागण का मतलब क्या होगा? परागकणों का ट्रांसफर, स्थानांतरित होना। ठीक है, जैसे परागकोश परागकण कहां बनेंगे? परागकोश में। तो जैसे ही परागकण परिपक्व हो जाते हैं, परागकोश का स्फुटन होता है। परागकोश का स्फुटन होता है तो परागकण परागकोश से निकल करके वातावरण में मुक्त हो जाते हैं और किसी दूसरे कोश पर जाकर के स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागण। क्या बोलेंगे? परागण। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? परागकोश से परागकण मुक्त होकर अंडक या स्त्री केसर की व्रतिकाग्र पर स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? परागण। अब समझ गए ना? परागकण तो क्या है? एक प्रकार की कोशिका है जो नर युग्मक का निर्माण करती है। और परागण क्या है? परागकणों का ट्रांसफर है। भाई परागकण परागकोश में बनते हैं तो परागकोश से निकल करके किसी पुष्प की व्रतिकाग्र पर गिरते हैं। उस प्रोसेस या प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो परागण है ये मुख्यतः है, परागण मुख्यतः है 2 प्रकार का। परागण कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से होंगे? एक तो होगा स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन,
एक होता है पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वपरागण। स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन क्या है या सेल्फ पोलिनेशन किसे कहेंगे? ये एक पेड़ है और इस पेड़ पर ये क्या है? पुष्प। ठीक है, ये तो क्या है? एक वृक्ष, पौधा या पेड़ है और ये इस पर क्या है? ये पुष्प। ये क्या है? इस पर बहुत सारे पुष्प। तो देखो, ये एक पुष्प है, मान लो ये द्विलिंगी पुष्प है। तो द्विलिंगी पुष्प है यानी इसमें पुंमंग भी है और जायांग भी है, यानी परागकोश भी है और वृत्तिकाग्र भी है। तो इसी पुष्प से परागकण निकलेंगे और इसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे, या इस पुष्प से परागकण निकले और इस पुष्प की वृत्तिकाग्र पर क्या हो गए? स्थानांतरित। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, तो स्वपरागण किसको बोलेंगे? जब एक पुष्प के परागण, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब सेल्फ पोलिनेशन किसको बोलेंगे? कि जब परागण एक ही पुष्प के मध्य हो या एक ही पादप के पुष्पों के मध्य हो, तो उसे हम सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं। क्लियर बात? अब देखो, ये जो स्वपरागण है ये दो प्रकार का हो सकता है। स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। दो प्रकार कौन कौन से? एक तो होता है ऑटोगेमी, एक तो क्या होगा? ऑटोगेमी, और एक होता है जीटोनोगेमी। दूसरा कौन सा होगा? जीटोनोगेमी। ठीक है, स्वपरागण कितने प्रकार का? दो प्रकार का, ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी। हम पहले बात करेंगे ऑटोगेमी की। ऑटोगेमी, ठीक है। अब इन दोनों की डेफिनेशन यहीं से निकल जाएगी। यहां पर देखो मैंने क्या लिखा था? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर, यानी एक पुष्प है उससे परागकण निकले और उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर गिर गए तो ऑटोगेमी। यदि एक पुष्प से परागकण निकले उस पुष्प पर नहीं गिरे लेकिन उस पादप के किसी अन्य पुष्प पर स्थानांतरित हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? जीटोनोगेमी। ठीक है, तो ऑटोगेमी किसको बोलेंगे? जब एक पुष्प के परागकण
उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर, उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं या स्थानांतरित होते हैं, तो इसे हम ऑटोगेमी कहते हैं। क्लियर बात? और इसका एक एग्जांपल ध्यान रख लेना। ऑटोगेमी का उदाहरण क्या हो गया? मटर। मटर में क्या होता है? मटर में जैसे ये एक पुष्प है, इसी में परागकण है, इसी में क्या है? वृत्तिकाग्र है। तो ये परागकण निकला और इसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो गया। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया? ऑटोगेमी। ठीक है। दूसरा टर्म या दूसरा प्रकार है जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी। अब इस जीटोनोगेमी में क्या होगा? एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं। ठीक है। एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? जीटोनोगेमी। ठीक है। और जीटोनोगेमी का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, मकड़ी, ककड़ी और मक्का। ठीक है। एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? मक्का और ककड़ी। ठीक है। तो ये बात इसकी हो गई स्वपरागण की। ठीक है। तो स्वपरागण दो प्रकार का, ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी। ऑटोगेमी का एग्जांपल मटर और जीटोनोगेमी का मक्का और ककड़ी। ठीक है। अब इसके बाद हम स्वपरागण के अनुकूलन की बात करेंगे। ठीक है। भाई स्वपरागण हो उसके लिए पादप या पुष्प में क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए? तो आपके हिसाब से स्वपरागण के लिए पौधा एक लिंगी होना चाहिए या द्विलिंगी? स्वपरागण के लिए पौधा एक लिंगी होना चाहिए या द्विलिंगी? तो ध्यान रखना, स्वपरागण के लिए पौधा द्विलिंगी होना चाहिए। यदि द्विलिंगी होगा तो स्वपरागण की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है। तो अब हम किसकी बात करेंगे? स्वपरागण के अनुकूलन की। स्वपरागण के अनुकूलन। ठीक है। अब स्वपरागण के लिए एक पौधे में या पुष्प में क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्विलिंगी। यानी पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। यदि द्विलिंगी पुष्प होगा तो स्वपरागण की संभावना ज्यादा होगी। और एग्जाम्पल याद रखना, अभी हमने देखा था मटर। मटर का पौधा द्विलिंगी है और उसमें स्वपरागण होता है। दूसरी विशेषता या दूसरा अनुकूलन क्या होगा? होमोगेमी। होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होता है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब क्या हुआ? परागकोश व वृत्तिकाग्र। परागकोश व वृत्तिकाग्र का एक साथ
परिपक्व होना, एक साथ परिपक्व होना। ठीक है। दूसरा अनुकूलन क्या है? होमोगेमी या समकाल पक्वता। तो होमोगेमी का मतलब क्या है? परागकोश और वृत्तिकाग्र का परिपक्वन एक साथ होना चाहिए। अब देखो, यदि परागकोश पहले ही परिपक्व हो जाए और वृत्तिकाग्र परिपक्व नहीं हो तो फिर परागकोश उस पर गिर तो जाएंगे लेकिन अंकुरण नहीं होगा, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि परागकोश और वृत्तिकाग्र दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल याद रखना, मिराबिलिस, मिराबिलिस और कैथेरेंथस। मिराबिलिस और कैथेरेंथस में समकाल पक्वता पाई जाती है। ठीक है। तीसरा देखो, क्लिस्टोगेमी। तीसरा अनुकूलन कौन सा है? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है? कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं है। ठीक है। पुष्प खुलते ही नहीं है, यानी ये पुष्प हमेशा क्या रहेंगे? बंद। अब द्विलिंगी पुष्प है और बंद रहेंगे तो उसी के परागकण उसी की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे। तो क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या हुआ? कुछ पुष्प कभी भी नहीं खुलते, हमेशा ही क्या रहते हैं? ये बंद रहते हैं। और हमेशा बंद रहेंगे तो इनमें कौन सा परागण होगा? स्वपरागण होगा। ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, कोमेलाइना, कोमेलाइना और वायोला। कोमेलाइना और वायोला जो पादप हैं, इनके पुष्प कभी खुलते ही नहीं हैं, ये हमेशा बंद रहते हैं। एक और याद रख लेना, ड्रोसेरा। ठीक है। ये तीसरा अनुकूलन हो गया क्लिस्टोगेमी। ठीक है। चौथा अनुकूलन देखो, कलिका परागण। कलिका परागण। कलिका परागण का मतलब क्या है? जब पुष्प परिपक्व नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? कलिका। तो कुछ पुष्पों में क्या होता है? इस कलिका अवस्था में ही परागण हो जाता है। कलिका अवस्था में परागण होता है तो इसे क्या कहते हैं? कलिका परागण कहते हैं। और ये किसमें मिलेगा आपको? गेहूं और चावल में। कलिका परागण किसमें होता है? गेहूं और चावल में। और कलिका परागण का मतलब समझ गए ना? पुष्प परिपक्व होने से पहले यानी कलिका अवस्था में ही इनमें परागण हो जाता है, गेहूं और चावल। एग्जाम्पल ध्यान रखना इसका कि कलिका परागण कौन से पादपों में पाया जाता है? गेहूं और चावल में। ठीक है। ये तो बात किसकी हो गई? स्वपरागण और उसके अनुकूलन की बात। ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? परपरागण की। तो स्वपरागण हमने देखा दो प्रकार का, ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी। अब इसके बाद आता है दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण। अब देखो, स्वपरागण या तो एक पुष्प के मध्य होगा, यदि एक पुष्प के मध्य परागण हो रहा है उसको हमने ऑटोगेमी कहा। यदि एक पादप के दो पुष्पों के मध्य परागण हो रहा है उसे हमने
जीटोनोगेमी कहा। अब हम बात किसकी करेंगे, परपरागण की। तो परपरागण में तो पादप ही क्या हो जाएगा, चेंज, यानी जब एक पादप के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। क्लियर बात। जब एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। ठीक है, और परपरागण है इसका कोई प्रकार नहीं होता है। अब इसके बाद इसके हम क्या देखेंगे, अनुकूलन। परपरागण के लिए अनुकूलन। तो देखो, परपरागण के अनुकूलन में सबसे पहले बात करेंगे हम अनुकूलन। और अनुकूलन में क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए, तो पहला अनुकूलन होना चाहिए पुष्प कैसा हो, एक लिंगी। स्वपरागण के परागण में पुष्प कैसा था, द्विलिंगी। यहां पर पुष्प कैसा होना चाहिए, एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी किसमें मिलेंगे आपको, कुकुरबिट्टा, पपीता। तो पहला अनुकूलन तो क्या हो गया, पुष्प कैसे होने चाहिए, एक लिंगी होने चाहिए। उदाहरण क्या दोगे आप, कुकुरबिट्टा और पपीता। दूसरा, सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंध्यता। स्वबंध्यता, स्वबंध्यता एक प्रक्रिया है जो कुछ पुष्पों में पाई जाती है। स्वबंध्यता में क्या होता है, जैसे कोई पुष्प है, यदि उस पुष्प पर, जैसे ये कोई पुष्प है, ये इसमें वृत्तिकाग्र है, ये परागकण है, ये परागकण निकला और इसकी वृत्तिकाग्र पर क्या हो गया, स्थानांतरित तो हो गया, लेकिन अंकुरित नहीं होता, अंकुरित नहीं होता। अब खुद के परागकण वृत्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो रहे, मतलब दूसरे पुष्प के परागकण इसको चाहिए। तो इस वृत्तिकाग्र पर जब दूसरे पुष्प के परागकण गिरेंगे वो ही अंकुरित होंगे। इस खुद के पुष्प के परागकण यदि इस पर गिरते हैं तो वो अंकुरित नहीं होते। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्वबंध्यता। ये स्वबंध्यता है, एक प्रक्रिया है जो जीनों के द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए ये खुद के परागकण स्वीकार नहीं करती। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, पिटूनिया, मालवा, चाय, ऑर्किड, बहुत सारे हैं। पिटूनिया, मालवा, ऑर्किड, चाय, सेब, अंगूर, ये पादप हैं जिनमें स्वबंध्यता पाई जाती है, मतलब ये अपने खुद के पुष्प के परागकण स्वीकार नहीं करते, अंकुरण नहीं होता, इसलिए इनमें हमेशा क्या होगा, परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तीसरा अनुकूलन विषम काल पक्वता। अब वहां पर क्या जरूरी था, समकाल पक्वता। स्वपरागण में क्या जरूरी था, समकाल पक्वता। यहां पर क्या जरूरी है, विषम काल पक्वता। अब विषम काल पक्वता का मतलब क्या है, परागकोश का परिपक्वन अलग समय में और वर्तिकाग्र का परिपक्वन अलग समय में, ताकि स्वपरागण न हो सके। यदि एक समय हो गया तो स्वपरागण की संभावना बनती है, यदि इनका परिपक्वन ही अलग अलग समय में होगा तो स्वपरागण की संभावना
कम हो जाएगी और परपरागण की संभावना बढ़ जाती है। तो विषम काल पक्वता में क्या होगा, परागकोश और वृत्तिकाग्र का परिपक्वन अलग अलग समय में होता है। इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। विषम काल पक्वता के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो पूर्वता और एक स्त्री पूर्वता। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है। पूर्वता मतलब परागकोश या पराग पुंकेसर बोल दो आप। जब पुंकेसर का परिपक्वन स्त्री केसर या अंडक से पहले हो, जब पुंकेसर का परिपक्वन स्त्री केसर या अंडक से पहले हो तो उसे पूर्वता कहते हैं। और ये पूर्वता किसमें मिलेगी आपको, गुड़हल और कपास में। किसमें मिलेगी, गुड़हल और कपास। दूसरा है स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता का मतलब क्या है, जब स्त्री केसर या अंडक का विकास पुंकेसर से पहले हो। जब स्त्री केसर या अंडक का विकास पुंकेसर से पहले हो जाए तो उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। ठीक है। और ये ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल के पादपों में पाई जाती है। ब्रेसिकेसी एवं रोजेसी कुल के पादपों में पाई जाती है। तो स्त्री पूर्वता किसमें मिलेगी आपको, ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल। ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल में कौन से पादप आते हैं, चंपा है, अशोक है, बरगद है, इनमें स्त्री पूर्वता पाई जाती है। तो विषम काल पक्वता दो प्रकार, पूर्वता और स्त्री पूर्वता। पूर्वता में क्या होगा, पुंकेसर का विकास स्त्री केसर से पहले, और स्त्री पूर्वता में क्या होगा, स्त्री केसर का विकास पुंकेसर से पहले। ठीक है। और अगला अनुकूलन है हरकोगेमी। चौथा अनुकूलन है हरकोगेमी। हरकोगेमी का मतलब क्या है, हरकोगेमी का मतलब होता है जो परागकोश या पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर के मध्य कोई ऐसा अवरोध आ जाता है जिसके कारण दोनों में परागण नहीं हो पाता है। ठीक है। हरकोगेमी का मतलब क्या है, पुंकेसर और स्त्री केसर के मध्य कोई ऐसा अवरोध उत्पन्न हो जाता है जिससे परागकोश से परागकण वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित नहीं हो पाते। इसे हम हरकोगेमी कहते हैं। ठीक है। और अगला अनुकूलन है विषम वृत्तिकात्व है। ठीक है। पांचवा अनुकूलन विषम वृत्तिकात्व। विषम वृत्तिकात्व का मतलब क्या है, वृत्तिका जो वृत्तिका होती है वो अलग अलग होती है। यानी कुछ पादपों में वृत्तिका की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है जिससे जो परागकोश से परागकण निकलते हैं वो उस पर नहीं गिर पाते हैं। भाई परागकोश नीचे रह जाए और स्त्री केसर अधिक लंबा हो जाए, वृत्तिकाग्र क्या हो जाए, ऊंचाई पर स्थित हो जाए, तो उस कंडीशन में जो परागकोश से परागकण निकलते हैं वो उस वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, प्रीमूला और अलसी। प्रीमूला व अलसी।
ठीक है। इसी के साथ ये क्रॉस पोलिनेशन के एडेप्टेशन या अनुकूलन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हमने स्वपरागण और परपरागण देखा और दोनों के अनुकूलन देखे। ठीक है, धन्यवाद।